नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं 9 अक्टूबर के सवाल से। सवाल था 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनाया। 4 विकल्प हैं 75वीं वर्षगांठ, 100 वर्ष सेंचुरी, 50 वर्ष या 60 वर्ष। तो सही विकल्प है 100 वर्ष। ये शताब्दी वर्ष समारोह मनाया इन्होंने। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है हाल ही में भारत में ईपीएल फुल फॉर्म है इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। 4 विकल्प है विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन या हार्दिक पांड्या। इसलिए सही विकल्प है संजू सैमसन। ये भारतीय क्रिकेटर क्योंकि संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह अपनी तरह की एक पहली नियुक्ति है। इस कदम से ईपीएल का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और भारत के लोकप्रिय खेल प्रतीकों के माध्यम से फुटबॉल को नई पहचान दिलाना है। ये मुंबई के नेस्को सेंटर में आयोजित ईपीएल फैन एंगेजमेंट इवेंट के दौरान सैमसन ने इंग्लैंड और लिवरपूल के पूर्व स्टार माइकल ओवेन से भी मुलाकात की और इस कार्यक्रम में लाइव मैच स्क्रीनिंग सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की गई जो भारत में ईपीएल के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं। अगला सवाल है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का ऐलान अमेरिका के इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है प्राइज। देखते हैं कौन कौन है। पेरिस हार्वे फेराडे, आइंस्टीन वो श्रोडिंगर, जोहान क्लार्क, मिशेल डोरर या जॉन एम मार्टिनिस। सिरामरण विक्रम गीता। सही विकल्प है जॉन क्लार्क, मिशेल डोरर, जॉन मार्टिनिस। इन तीनों को मिला है। इन तीनों को ये पुरस्कार विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस शहर के लिए मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 4 विकल्प हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु। सही विकल्प है मुंबई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के जरिए लोग मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस आदि सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। क्योंकि टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं और सब कुछ इसी ऐप से कर सकते हैं। बात करें कि मुंबई वन मोबाइल ऐप होता क्या है, लॉन्च किया गया जो कि मोबाइल ऐप। तो ये मुंबई वन एक मोबाइल ऐप है जो यात्रियों के मुंबई के मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस सेवाओं की जानकारी और टिकटिंग सुविधा एक जगह पर उपलब्ध कराता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जैसे यात्रा को आसान और निर्बाध बनाना, डिजिटल टिकटिंग सुविधा देना, मेट्रो, बस, लोकल ट्रेन की टाइमिंग, रूट किराया आदि की जानकारी उपलब्ध कराना और कैशलेस और पेपरलेस यात्रा को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। 4 विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गोवा। सही विकल्प है महाराष्ट्र। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योंकि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के चरण का एक उद्घाटन किया। यह 19,650 करोड़ का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विमानन और शहरी गतिशीलता को बदलने वाला है। हवाई अड्डा दिसंबर 2025 तक व्यावसायिक संचालन शुरू करने की उम्मीद है जिससे मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे विश्व के कुछ चुनिंदा शहरों में शामिल होगा जिनके पास एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला सवाल है हाल ही में तुर्की में 12,000 वर्ष पुराना एक ऐसा स्तंभ खोजा गया जिस पर पहली बार मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई। यह स्तंभ कहाँ खोजा गया है। 4 विकल्प हैं इस्तांबुल, गोबेकली तेपे, काराहन तेपे या कापोडोकिया।
सही विकल्प है काराहन तेपे। यह पहली बार जब किसी स्थान पर सीधे मानव चेहरा उत्कीर्ण पाया गया, जिससे नव पाषाण युग की प्रतीकात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की समझ में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया। और इस खोज की घोषणा जो कि अक्टूबर 2025 में की गई, और यह चल रहे ताज तेपलर परियोजना, ताज तेपलर जो प्रारंभिक मानव समाजों में अस्थायी जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं के विकास का अध्ययन करती है। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिकवाद किस बात को लेकर है? 4 विकल्प हैं, नदी जल वितरण को लेकर, समुद्री सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर, बांध निर्माण को लेकर, या मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर। सही विकल्प है समुद्री सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर। सरक्रिक विवाद, ये दो देशों में है ये झगड़ा सीमा रेखा को लेकर। जैसे भारत का कहना है कि क्रिक आधा भारत का और आधा पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का कहना है पूरा क्रिक पाकिस्तान के अंदर आता है। इन्हीं दोनों के बीच ये विवाद चल रहे हैं। सरक्रिक जो कि एक ज्वारीय जल प्रवाह है जो गुजरात, भारत और सिंध पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कच्छ के दलदली भूभाग में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है और यह अरबी सागर की ओर खुलता है। इस क्रिक का नाम पहले बैनगंगा था, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान इसे सरक्रिक नाम दिया गया। अगला सरक्रिक ये मैप में। अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में 4 राज्यों में 24,634 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं किस प्रकार की स्वीकृति की है? 4 विकल्प हैं, नई रेलवे लाइनों की स्थापना, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं, रेलवे के निजीकरण की योजना, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। सही विकल्प है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं। ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ की लागत वाली 4 प्रमुख रेलवे जो कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 894 रूट किलोमीटर जोड़े जाएंगे, जिससे सालाना 78 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी। इस कदम का उद्देश्य जो कि भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत करना, यात्री और माल ढुलाई संपर्क में सुधार लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, भारत 2025 में अपनी पहली रेड लिस्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से जारी करेगा? 4 विकल्प हैं, यूएनईपी, WWF, IUCN या यूनेस्को। सही विकल्प है IUCN। ये जैव विविधता संरक्षण में ऐतिहासिक कदम के रूप में जो कि भारत 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करेगा। और यह सूची भारत की अनूठी जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं को सशक्त बनाना है। ये भारत के मंत्रिमंडल जो कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कीर्तिवर्धन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश मामलों द्वारा किया जाएगा। रेड लिस्ट ये एक ऐसी सूची है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी प्रजातियां जैसे कि जानवर, पक्षी, पौधे ये सुरक्षित हैं और कौन सी विलुप्त होने के खतरे की हैं। तो भारत की अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट का उद्देश्य देश की समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं की स्थिति को देश के विशिष्ट स्तर पर ट्रैक करना, और इस पहल से वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध होगा जिससे संरक्षण संबंधी निर्णयों में सहायता मिलेगी, संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। वहीं जैव विविधता पर सम्मेलन के अंतर्गत वैश्विक लक्ष्यों के लिए रिपोर्टिंग में सुधार मिलेगा। अगला सवाल है, मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव किस भावना का प्रतीक है? 4 विकल्प हैं, कृषि समृद्धि, पहाड़ी घाटी एकता और भाईचारा, गणतंत्र दिवस उत्सव या नए साल का स्वागत।
सही विकल्प है पहाड़ी घाटी एकता और भाईचारा। ये मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जो पहाड़ी जनजाति और घाटी निवासियों के बीच एकता का एक सशक्त प्रतीक है। यह पारंपरिक मैतेई पंचांग की मेरा महीने की पूर्णिमा जो 15वें चंद्र दिवस को मनाया जाता है, और यह उत्सव सामुदायिक सौहार्द, पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक एकजुटता का जीवंत उदाहरण है। इस वर्ष के आयोजन में मणिपुर की महाराजा सानाजाओबा लेसेम्बा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, इन्होंने सनाकोनोग इम्फाल में पहाड़ी जनजातियों के मुखियाओं का पारंपरिक स्वागत भी किया। देखते हैं अगला सवाल। अगला है भारतीय शांति सैनिकों को किस संगठन ने उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया? 4 विकल्प हैं अनमीश, UNISFA, यूनिफिर या मोनेस्को। सही विकल्प है UNISFA। यह संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबियाई में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को अबियाई क्षेत्र, जो कि सूडान और साउथ सूडान के बीच विवादित क्षेत्र, इनमें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया, और यह एक औपचारिक पदक परेड समारोह में वहीं मेजर जनरल रॉबर्ट याव अफराम, कार्यवाहक प्रमुख और UNISFA के फोर्स कमांडर ने भारतीय बटालियन की समर्पण भावना और पेशेवर कौशल की सराहना की। यह सम्मान भारत की शांति स्थापना अभियानों में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को पुनः पुष्टि करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत किस प्रकार की पहल की गई है? 4 विकल्प हैं महिलाओं को आर्थिक अनुदान देना, नाबालिग लड़कियों को विज्ञान शिक्षा देना, लड़कियों को एक दिन प्रशासनिक पद सौंपना या बाल विवाह विरोधी अभियान। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।